नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और स्टैटिक जीके के 18वें भाग में हम डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। उम्मीद है आप सबने इसकी प्रैक्टिस चैनल पर जो प्रोवाइड किए गए थे क्वेश्चन उनकी कर ली होगी। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम्स को कवर करते हैं वो हैं एसएससी के एग्जाम्स, यूपीपी के, यूपी आरओ पीसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें हम डिटेल में सोल्यूशन करते हैं, यानी कि उस क्वेश्चन से और भी इन्फॉर्मेशन जो निकले और आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। तो इस तरीके से हम प्रयास करते हैं कि उनकी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन उनको हम शामिल करें। आपसे जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि विश्व के एकमात्र समुद्र का नाम बताइए जिसकी कोई भूमि सीमा नहीं है, यानी कि वो ऐसा एक समुद्र है जो किसी जमीन से नहीं जुड़ता है, जमीन से उसकी कोई सीमा या बाउंड्री नहीं लगती है। तो इसमें सही उत्तर आपका हो जाता है विकल्प ए। विकल्प ए यानी कि सारगासो सागर। यह अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। ये वाला जो आप देख पा रहे हैं ये नॉर्थ अटलांटिक है और इधर वाला आपका पोर्शन जो हो जाएगा वो साउथ अटलांटिक हो जाएगा। तो इसी का एक हिस्सा है ये सारगासो सागर। उम्मीद है आप ये यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और इसका यह नाम क्यों पड़ा? इसका नाम इसलिए पड़ा कि इस वाले रीजन में, इस वाले क्षेत्र में क्या होता है, एक भूरा यानी कि ब्राउन टाइप का एक शैवाल होता है जिसे नाम देते हैं सरगसुम। इसी के नाम पर इसे सारगासो सागर का नाम दिया गया क्योंकि यहाँ पर इसकी प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। फिर आगे देख लेते हैं कि जो नॉर्थ अटलांटिक है और साउथ अटलांटिक है, तो इस वाले पार्ट में कहीं पर इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, एक अटलांटिक महासागर बनता है। और इसके शेप की अगर बात करें, इसके आकार की, तो ये एस आकार का होता है। और इसका उत्तरी भाग जो किससे जुड़ा होता है, तो आर्कटिक महासागर से जुड़ा होता है। ये वाला जो पार्ट हो जाता है वो आर्कटिक महासागर से। और अगर बात करते हैं इसकी, तो ये क्या हो जाता है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम यानी कि बहुत ही बिजी रूट है जो समुद्र का। तो ये वाला पार्ट है तो कौन सा होता है, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका व्यस्ततम यानी कि बिजेस्ट समुद्री रूट होगा, यानी कि सी रूट होगा। फिर यहाँ पर देख लेते हैं जो सारगासो सागर दिया गया है, इसके बाउंड्री में कौन कौन क्या क्या टच करता है। तो यहाँ पर जो आपका बनता है उत्तर में, तो उत्तर में आपका आ जाएगा नॉर्थ अटलांटिक की जो धारा होती है वो आ जाएगी, या फिर स्ट्रीम। और उसके जो आपका हो जाएगा इस वाले साइड में यानी कि पश्चिम में, तो ये गल्फ स्ट्रीम होती है, यहाँ पर जो बहती है तो ये गल्फ स्ट्रीम हो जाएगी। और इसके साउथ में हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक भूमध्य रेखा। और इसके जो पूरब में हो जाता है वो यहाँ पर आपको मिलती है कैनरी की धारा। तो ये इस तरीके से घिरा हुआ है। अब एक पॉइंट यहाँ पर और भी है कि सारगासो सागर तो आपका यहाँ पर हो गया। बाकी जो ये पिकारो सागर है वो कहाँ पर है, तो ये रूस के आसपास है। फिर एक यहाँ पर दिया गया है अमुंडसेन सागर, तो इसकी लोकेशन अंटार्कटिका के आसपास है। फिर यहाँ पर दिया गया इरोइस सागर, ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है, फ्रांस के आसपास की लोकेशन में। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, ये यहाँ पर स्पेस छूटा हुआ है डैश, कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर अप ऑफ करने की जो प्रक्रिया होती है, पावर ऑन ऑफ जो होता है, उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो जो पावर अप होता है तो उसकी प्रक्रिया को हमेशा ये बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग के समय में क्या होता है कि कंप्यूटर चालू हो रहा होता है और नेचुरल वे में कंप्यूटर जो होता है सारे सिस्टम को पावर सप्लाई कर रहा होता है और चीज़ें सिंक्रोनाइज हो रही होती हैं, जिसे हम बूटिंग कहते हैं। बूटिंग दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान और पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं, यानी कि ये कौन सा जो वाद्य यंत्र था उससे बजाते थे। तो इसका सही उत्तर आपका था विकल्प डी तबला। तो ये तबला से इनका संबंध रहा है इन सबका। अब एक यहाँ पर दिया गया है उस्ताद साबिर खान, ये आपने नाम देखा यहाँ पर उस्ताद साबिर खान। तो ये जो उस्ताद साबिर खान, इनका संबंध तबला से था। इनका जन्म होता है 4 दिसंबर को और 1959 में। कहाँ पर होता है, तो उत्तर प्रदेश का रामपुर जिला है, वहां पर इनका जन्म होता है। ये किस घराने से संबंधित है, तो इनका घराना था फर्रुखाबाद घराने से इनका संबंध था। अब एक और साबिर खान साहब हैं, वो सारंगी बजाते हैं, वो ये हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हमने दोनों चीजों को यहाँ पर कवर किया है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा गया था कि गहनों में नक्काशी या खांचे पर रंगीन दंत वल्क से लेप चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है। तो इसमें आपका जो सही उत्तर था वो हो जाता है मीनाकारी डिजाइन। तो मीनाकारी डिजाइन में क्या होता है, इसके लिए धातुओं की एक विस्तृत विविधता का प्रयोग किया जाता है, यानी कि हमेशा इसमें मेटल्स यूज किए जाएंगे, जिसमें मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं, पीतल हो सकता है, तांबा हो सकता है, चांदी हो सकता है, और इस तरीके से गोल्ड यानी कि सोना हो सकता है। तो इन पे ये क्या किया जाता है, मीनाकारी की जाती है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है।
तो ये जो सिटीजनशिप वाला मामला है ये कहाँ से लिया गया है? तो विकल्प ए आपका सही उत्तर होता है यूनाइटेड किंगडम से। अब आपको एक पॉइंट यहाँ पर और बनता है कि कितने जो देश हैं उनको मिलाकर के यूनाइटेड किंगडम बनता है, ये आप मैं पर देख करके पता करें, जानें। बाकी डिटेल हम धीरे धीरे आप सारी इन्हीं क्लासेस में सीरीज में कंप्लीट करते रहेंगे। यूनाइटेड किंगडम से हमने कुछ और भी अडॉप्ट किया, वो था कॉन्सेप्ट कौन कौन से हमने लिए, अवधारणा या फिर कह सकते हैं अवधारणा हमने कौन कौन से ली। तो एक था संसदीय सरकार, तो उसको यहाँ से ग्रहण किया गया। एक था कैबिनेट प्रणाली, तो उसको भी यहाँ से ग्रहण किया गया। और एक थी द्विसदनीयता। द्विसदनीयता का मतलब यहाँ पर हो जाता है, देखो एक यहाँ पर है लोकसभा अपने यहाँ पर भारत में, और एक है राज्यसभा, जिसे हम इसको उच्च सदन और इसको निम्न सदन कहते हैं। इसी तरीके से जो यूके है वहाँ पर एक चलता है हाउस ऑफ कॉमन, दूसरा चलता है हाउस ऑफ लॉर्ड। तो यहाँ पर द्विसदनीयता वाला सिस्टम आया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सिटीजनशिप की, यानी कि नागरिकता का प्रावधान यहाँ पर इंडिया में कहाँ पर है। तो भारतीय संविधान के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो भाग आपका पड़ता है 2, भाग 2 में, और अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 5 से लेकर के 11 में आपका नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का जो एक बिल आया था, यानी कि नागरिकता का जो अधिनियम था, वो सबसे पहले 1955 में लाया गया। अभी हाल ही में, यानी कि कह सकते हैं जो सबसे लेटेस्ट संशोधन इसमें किया गया है वो किया गया था नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में, लेकिन ये लागू होता है दिनांक 10 जनवरी 2020 से लागू होता है। लेकिन मेन जो आपका नागरिकता का अधिनियम है वो 1955 का है। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ से अडॉप्ट की जाती हैं, जैसे अमेरिका से क्या क्या लिया जाता है, तो मौलिक अधिकार लिए जाते हैं। इस तरीके से जापान से, जर्मनी से, सब आपने देखा होगा, कुछ यूनाइटेड किंगडम से लिया गया और कुछ यहाँ पर साउथ अफ्रीका से लिया गया। तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से साउथ अफ्रीका से ली जाती है, और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स किसका, राज्यसभा का, वो ये सारी प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से अडॉप्ट की जाती है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि महावीर जिन्हें पाली जो साहित्य है उनमें निगंथ नाट्यपुत्र के नाम से जाना जाता है, ने डैश नामक धर्म की स्थापना की थी, तो उस धर्म का हमें नाम बताना था। तो यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर हो जाता है वो विकल्प सी सही उत्तर हो जाता है। अब महावीर जी की अगर बात करें तो इनका जो इससे पहले जो नाम था, इन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या थे, जैन के 24वें तीर्थंकर थे, और ये अंतिम तीर्थंकर भी रहे, क्योंकि इनके बाद में कोई तीर्थंकर नहीं हुए हैं। फिर अगर इनके जन्म की बात करें तो ये 540 BC हुआ, यानी कि ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर इनके जैन धर्म के अगर प्रथम तीर्थंकर की बात करें कि पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव ये पहले तीर्थंकर थे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि सती प्रथा को के गवर्नर जनरल के काल में समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर आपका कुछ स्पेस छूटा था, इस तरीके से क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, एक यहां पर स्पेस है, तो किस गवर्नर जनरल के काल में यह समाप्त किया गया। तो यहां पर आपका सही उत्तर हो जाता है विकल्प डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में समाप्त किया गया था। यह समय था आपका 1829 में, तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। अब विलियम बेंटिक ने सती प्रथा की समाप्ति की और ठगी प्रथा की समाप्ति की, और कन्यावध का जो उसमें प्रचलन था उसको भी इन्होंने समाप्त किया। इनका समय रहा 1828 से लेकर के 1835 के मध्य तक, और ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, क्योंकि 1833 में एक चार्टर एक्ट आता है। उस चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको बदल करके भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, इसलिए ये पहले भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं। 1829 में इन्होंने सती प्रथा, और 1830 में इन्होंने क्या किया था, कर्नल स्लीमन की हेल्प से, यानी कि उनकी मदद से ठगी प्रथा की समाप्ति कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपसे पूछा गया था, प्रश्न संख्या 8 कि एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार दोनों शामिल हैं, तो एक डैश अर्थव्यवस्था के रूप में जानी जाती है। तो इस अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे, यानी कि यहाँ पर जो फिल क्या करना होगा, तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है कि उसमें प्राइवेट सेक्टर और जो गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर होते हैं, दोनों मिल करके काम करते हैं, वो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। जैसे कि हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि BSNL है, तो BSNL क्या है, एक सरकारी कंपनी, यानी कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, और बाकी जितने हो जाते हैं, जियो हो जाता है, आपका एयरटेल हो जाता है, या फिर ओडा आइडिया हो जाता है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर हो जाते हैं। तो जब ये मिल करके काम करते हैं तो एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वो फॉर्म होती है। और भारत में कौन सी इकोनॉमी, तो भारत में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है, तो इस गैस के बारे में अगर जानना है तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें ऑक्सीजन और आपका जल जो है वो विमुक्त होता है, यानी कि निकलता है। अगर इसको अगर देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या चीजें जरूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और इस तरीके से जल, उसके और इसमें क्या क्या चाहिए होता है, तो इसमें सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, और इसके साथ में हमें
क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो इसकी उपस्थिति जब होती है तब फॉर्म होता है C6 और H12O6, यानी कि ये क्या बन जाता है, ग्लूकोज और पानी और उसके बाद में ऑक्सीजन। तो इतनी चीजें फॉर्म होती हैं। क्लोरोफिल जो ये होता है, तो क्लोरोफिल में कुछ मात्रा में यहां पर मैग्नीशियम होता है, इसे आपको ध्यान रखना है। और प्रकाश संश्लेषण यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, तो जो लाल प्रकाश होता है यानी कि रेड रेज जो होती हैं, इनकी प्रेजेंस में ये तेज होता है या फिर ज्यादा मात्रा में होता है, और जबकि जब बैंगनी किरणें होंगी वहां पर ये कम मात्रा में होगा। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी कि लास्ट क्वेश्चन जो आपका बनता है 10 नंबर, कि जे थॉमसन को भौतिक के क्षेत्र में की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर होता है वो विकल्प बी, इसके लिए इन्हें ये नोबेल पुरस्कार ये प्रदान किया गया था। फिर देख लेते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो रदरफोर्ड के द्वारा प्रोटॉन की खोज की गई थी। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई थी, और पॉजिट्रॉन की खोज जो है वो कार्ल एंडरसन के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं कि कोई एलिमेंट है या फिर कह सकते हैं कि कोई तत्व है केमिकल, तो उसमें जो उसका होता है क्या, द्रव्यमान संख्या या फिर उसका जो मास होता है, तो वो कैसे मेजर करते हैं। तो इसके जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, इनको जो जोड़ करके जो बनता है उसे क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो जाता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाकी जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आसपास से चक्कर काटते रहते हैं। इसे E- से निगेटिव से डिनोट करते हैं। तो मिलते हैं आपको एक अगले सेशन में, तब तक आप अपनी चीजों को कवर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ में।